हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ्रेचेट मैट्रिक स्पेस के बारे में और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल इन्फिनिटी स्पेस के बारे में। तो बेसिकली एल इन्फिनिटी स्पेस का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जो है एल इन्फिनिटी स्पेस। तो सबसे पहले हम एल इन्फिनिटी स्पेस का स्टेटमेंट समझते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट एल इन्फिनिटी डिनोट द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस। यानी एल इन्फिनिटी क्या है, एक सेट है। किसका सेट है? सीक्वेंसेस का सेट है। और वो सीक्वेंस कैसे हैं? बाउंडेड है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कैसा सेट है? सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस का। ये नॉर्मल सीक्वेंसेस का सेट नहीं है, बाउंडेड सीक्वेंसेस का सेट है। बाउंडेड सीक्वेंसेस कहने का मतलब कि ऐसा सीक्वेंस जिसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करे, उन सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। यानी अगर कोई सीक्वेंस, मान लेते हैं कोई सीक्वेंस एक्सन है, इसको हम बाउंडेड तब कहेंगे जब हमें एक ऐसा रियल नंबर कैपिटल एम मिल जाए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, मॉड ऑफ एक्सन इज लेस देन इक्वल टू एम। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो हम क्लियरली कह देंगे कि ये जो एक्सन है वो क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है। तो ऐसे सारे सीक्वेंसेस जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनके कलेक्शन को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? एल इन्फिनिटी नाम दे रहे हैं। अब हम मैट्रिक डिफाइन करते हैं। मैट्रिक क्या है? डिफाइन डी सच दैट एल इन्फिनिटी क्रॉस एल इन्फिनिटी टू आर एज डी एक्स वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये है हमारा डिस्टेंस फंक्शन। डिस्टेंस फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है? सीक्वेंसेस में nth टर्म को दोनों, जैसे दो हम सीक्वेंस लेंगे, कोई भी दो सीक्वेंस लेंगे। पहला सीक्वेंस हम x ले रहे हैं, ये कैसा है? xn टाइप का है। दूसरा सीक्वेंस हम y ले रहे हैं, ये क्या है? yn टाइप का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे x1 माइनस y1 करें, यानी इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें। x2 माइनस y2 करें, x3 माइनस y3 करें, एंड सो ऑन, xn माइनस yn एंड सो ऑन। जितना भी पॉसिबल है xi माइनस yi कर दें, तो क्या आएगा? वो बेसिकली कोई ना कोई या तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा या तो वो रियल नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया है कि एल इन्फिनिटी में जो सीक्वेंसेस हम ले रहे हैं उन सीक्वेंसेस की जो टर्म है वो रियल है या कॉम्प्लेक्स है, तो ये नहीं दिया हुआ है हमें। तो हम क्या मान लेते हैं? हम कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर भी देखा जाए तो एक तरह से वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जा रहा है। तो हम करते क्या हैं? बेसिकली इसका nth टर्म, इसका हर एक टर्म को इसके हर एक टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म को, जैसे इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से करेंगे, फिर इसके दूसरे टर्म को इसके दूसरे टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तीसरे टर्म को तीसरे टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जितना भी आएगा, जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर आएगा, उनका हम मॉडुलस वैल्यू लेंगे। यानी मॉड ऑफ x1 माइनस y1, मॉड ऑफ x2 माइनस y2, मॉड ऑफ x3 माइनस y3। ऐसे ही अगर हम करते रहेंगे तो क्या हमें मिलेगा? ढेर सारे रियल नंबर्स मिलेंगे, और उन सारे रियल नंबर्स में जो सबसे बड़ा वाला रियल नंबर होगा उसे हम कह देंगे सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ xn माइनस yn, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसी को हम क्या कह देंगे? dxy नाम दे देंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन x एंड y हम कह देंगे इसको। तो ये है हमारा डिस्टेंस फंक्शन। तो हमें बेसिकली प्रूव ये करना है कि ये जो d है ये मैट्रिक बनाएगा किस पे? एल इन्फिनिटी पे। और एल इन्फिनिटी और d को जब हम ऑर्डर पे हमें लिख देंगे तो एक मैट्रिक स्पेस का फॉर्मेशन होगा, और उसे कहेंगे क्या? एल इन्फिनिटी मैट्रिक स्पेस कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ में हम ये दिखाएंगे कि ये जो dxy हम डिफाइन कर रहे हैं, क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम वेल डिफाइंड वाला बात करेंगे। वेल डिफाइंड कहने का मतलब, देखिए मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट वी शो दैट d इज वेल डिफाइंड। तो d को हम सबसे पहले वेल डिफाइंड दिखाएंगे। अब देखिए xn और yn कहाँ के मेंबर हैं? xn और yn जो हैं वो एल इन्फिनिटी के मेंबर हैं। कोई भी xn और yn एल इन्फिनिटी का अगर हम मेंबर लेंगे तो एल इन्फिनिटी में कैसे सीक्वेंसेस हैं? बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं। यानी ये क्या हो जाएगा? xn भी बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा और yn भी बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। तो लिखा हुआ है, सिंस xn एंड yn आर बाउंडेड सीक्वेंसेस, देयरफॉर xn माइनस yn, ये जो सीक्वेंस होगा जिसमें इसके nth टर्म को इसके nth टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं, विल बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए ये एक थ्योरम होता है कि अगर दो बाउंडेड सीक्वेंस हम ले तो उन दोनों के सब्ट्रैक्शन में जो मिलेगा, जो टर्म्स आएंगे, वो भी एक बाउंडेड सीक्वेंस का फॉर्मेशन करेगा। ये वाला टर्म यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर xn और yn कोई बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं तो xn माइनस yn भी क्या हो जाएगा? एक बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। तो बेसिकली हमें वेल डिफाइंड में दिखाना ये है
कि देखिए वेल डिफाइंड में जैसे डी एक्स वाई मैंने डिफाइन किया है, तो ये कैसे बन रहा है, ये एक्स एन माइनस वाई एन का सबसे पहले हम मॉड ले रहे हैं और फिर उसकी सुप्रीमम वैल्यू ले रहे हैं। तो हम दिखाएंगे ये कि ये जो एक्स एन माइनस वाई एन ले रहे हैं, ये सबसे पहली चीज एल इन्फिनिटी में बिलोंग भी करेगा या नहीं करेगा, यानी एल इन्फिनिटी में बिलोंग करने का मतलब वो बाउंडेड होगा भी कि नहीं होगा। जब बाउंडेड होगा तब ना सुप्रीमम की हम बात करेंगे, ऐसे थोड़ी हम सुप्रीमम की बात कर देंगे। पता चले कि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो सुप्रीमम तो सबसे पहले एग्जिस्ट करना चाहिए ना, और एग्जिस्ट करने के लिए ये जो क्वांटिटी है ये फाइनाइट आनी चाहिए। तो मॉड एक्सएन माइनस वाई एन अगर फाइनाइट आ रहा है, मॉड एक्सएन माइनस वाई एन, देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ एक्सएन क्या है, एम से छोटा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा जीरो से बड़ी होती है। तो देखिए मॉड ऑफ एक्सएन जो भी आ रहा है ये फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है, तो इसको भी फाइनाइट क्वांटिटी आना पड़ेगा। और फाइनाइट क्वांटिटी आने का मतलब, फाइनाइट क्वांटिटी आने का मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब कि ये जो एक्सएन होना चाहिए ये बाउंडेड होना चाहिए, यानी ये जो ले रहे हैं एक्सएन माइनस वाई एन ये बाउंडेड होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि ये बाउंडेड है, क्योंकि एक्सएन और वाई एन दोनों बाउंडेड है, तो एक्सएन माइनस वाई एन भी बाउंडेड होगा, ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब देखिए इसको अगर हम दूसरे तरीके से करें, मान लेते हैं हमें ये स्टेटमेंट नहीं पता है, हमें पता ही नहीं है कि एक्स एन और वाई एन अगर बाउंडेड होते हैं तो एक्स एन माइनस वाई एन भी बाउंडेड होगा, तो हम किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दैट इज मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन। मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन को मैंने एक स्पेशल तरीके से लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे वाई एन को माइनस वाई एन कर दिया है और यहाँ पे प्लस कर दिया है, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वापस माइनस ही आ जाने वाला है, तो इस ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा पहला टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी में अगर हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। और देखिए ये वाला जो टर्म होगा वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एन, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एन प्लस मॉड ऑफ माइनस वाई एन हो जाएगा, ठीक है, हर एक एन के लिए। अब क्या हो रहा है, देखिए ये जो माइनस वाई एन है, मॉड ऑफ माइनस वाई एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई एन, ये प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की, क्योंकि माइनस को क्या करता है मॉडुलस रिमूव कर देता है। तो मॉड ऑफ माइनस वाई एन ले या मॉड ऑफ वाई एन ले, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। तो मॉड ऑफ माइनस वाई एन को मैंने रिप्लेस कर दिया है मॉड ऑफ वाई एन से, तो हमारे पास ये टर्म आया है। अब इस टर्म को ध्यान से देखिए, एक्सएन जो होगा ये इसमें क्या है, एन वेरी कर रहा है, इस वाले टर्म में एन वेरी कर रहा है, एन फिक्स्ड नहीं है, लेकिन ये जो एक्सएन होगा वो हमेशा अपने सुप्रीमम से छोटा ही होगा, तो इसीलिए लिखा हुआ है एक्सएन इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्सएन। इसी तरह वाई एन जो टर्म आएगा वो भी अपने सुप्रीमम से हमेशा छोटा ही होगा, तो मॉड ऑफ वाई एन इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ वाई एन। तो इसलिए एक्सएन प्लस मॉड ऑफ एक्सएन प्लस मॉड ऑफ वाई एन इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्सएन प्लस सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ वाई एन। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर देखें इसको एक्सएन जो होता है, एक्सएन जो होगा मॉड ऑफ एक्सएन वो हमेशा अपने सुप्रीमम से छोटा ही होगा या बराबर हो सकता है। वाई एन क्या होगा, मॉड ऑफ वाई एन, ये भी हमेशा अपने सुप्रीमम से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, एक्सएन को अगर हम सुप्रीमम एक्सएन और एक्सएन में अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना रहता है तो ये होता है कि मॉड ऑफ एक्सएन इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्सएन और मॉड ऑफ वाई एन इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ वाई एन। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, जैसे हम कर रहे हैं, कि मॉड ऑफ एक्सएन जो होता है वो हमेशा छोटा होता है सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्सएन से, और मॉड ऑफ वाई एन जो होता है वो भी हमेशा छोटा होता है सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ वाई एन से। तो हमने क्या किया है, हमने इन दोनों को जब ऐड कर देंगे हम ये दोनों, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्सएन प्लस मॉड ऑफ वाई एन, जो कि ये टर्म लिखा हुआ है इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्सएन प्लस सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ वाई एन। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए अब ये जो टर्म हो गया ये इंडिपेंडेंट हो गया एन से, क्योंकि सुप्रीमम हमेशा एक यूनिक क्वांटिटी आएगी, एक फिक्स्ड और यूनिक क्वांटिटी। तो ठीक है, तो ये जो है ये एन से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सुप्रीमम जो है वो एन पे रन कर चुका है, ये सुप्रीमम एन पे रन कर चुका है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एक्सएन माइनस वाई एन है, एक्सएन माइनस वाई एन इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम मॉड ऑफ एक्सएन प्लस सुप्रीमम मॉड ऑफ वाई एन। ये फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड है, लेकिन ये एन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे एक्स मॉड ऑफ x1 माइनस वाई वन इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम एक्सएन प्लस सुप्रीमम वाई एन, x2 माइनस वाई टू लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम एक्सएन प्लस सुप्रीमम वाई एन, ऐसे वेरी करता है। तो यहाँ पे n वेरी कर रहा है, लेकिन ये क्वांटिटी तो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में सुप्रीमम ले लें, लेफ्ट हैंड साइड में सुप्रीमम ले लेंगे, तो ये भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी, ये भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी, ये भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी आ जाएगी। अब देखिए हम लिया क्या हुआ है,
एक्सएन और वाईएन क्या है, एल इन्फिनिटी का मेंबर है, यानी वो बाउंडेड है, यानी सुप्रीमम एक्सएन क्या आ जाएगा, एक फिक्स्ड क्वांटिटी आएगी, सुप्रीमम वाईएन भी क्या आएगा, एक फिक्स्ड क्वांटिटी आएगा। ओवरऑल ये भी फिक्स्ड, तो इन दोनों का सम भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी आएगा। और ये क्या आ जाएगा, जब ये दोनों फिक्स्ड है तो ये भी ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो जाएगा। तो इसे लिखा हुआ है हियर सुप्रीमम मॉड ऑफ एक्सएन माइनस वाईएन इज फाइनाइट, सो डी एक्स वाई इज वेल डिफाइंड। हमारा यही हमारा ऑब्जेक्टिव था वेल डिफाइंड दिखाने के लिए कि ये जो टर्म है ये फाइनाइट है, ये वेल डिफाइंड है, तो इसीलिए डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा वेल डिफाइंड का प्रूफ था। अब हम देखते हैं चारों प्रॉपर्टी मैट्रिक की। तो हम मैट्रिक की चारों प्रॉपर्टी को बारी बारी समझेंगे। पहली कौन सी, नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी नल प्रॉपर्टी, तीसरी सिमेट्रिक कंडीशन, चौथी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नॉन नेगेटिव कंडीशन का। तो नॉन नेगेटिव कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फॉर एनी x इज इक्वल टू एक्स एन एंड y इज इक्वल टू वाई एन बिलोंग्स टू एन इन्फिनिटी। यानी क्या है, ये दो सीक्वेंस है, किसमें बिलोंग कर रहा है, एन इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा है, और ये आर्बिट्रेरी सीक्वेंस है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ फॉर एनी, कोई भी x और y एल इन्फिनिटी का। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वैल्यू देता है। तो देखिए ये मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा हर एक n बिलोंग्स टू n के लिए। अब देखिए ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी आएगी, यानी जो सुप्रीमम क्वांटिटी आएगी, वो भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सुप्रीमम n बिलोंग्स टू n, एक्स एन माइनस वाई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी जो सुप्रीमम वैल्यू है वो भी क्या है, जब नॉर्मल वैल्यू हर एक n के लिए, जब मॉड्यूलस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रही है, तो उन सब में जो सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी आएगी वो भी सुप्रीमम वैल्यू, यानी वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो ओवरऑल सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है। अब देखिए ये क्वांटिटी किसकी है, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर है, बस इसको n बिलोंग्स टू n जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर इसको हम यहाँ पे लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी एक्स वाई की वैल्यू रहेगी सुप्रीमम n बिलोंग्स टू n मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन, जो कि ये लिखा हुआ है। तो ये क्या, किसकी वैल्यू, ये डी एक्स वाई की वैल्यू है, और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो डी एक्स वाई भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यानी ये क्या है, नॉन निगेटिव कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहली कंडीशन है हमारी नॉन नेगेटिव कंडीशन जो कि सेटिस्फाइड है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं हम, नल कंडीशन। तो नल कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, सबसे पहले हम सपोज करते हैं डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, और फिर दिखाते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए। तो सेकंड हेडिंग डालते हैं नल कंडीशन। अब नल कंडीशन हम क्या करेंगे, लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो होने का क्या मतलब, डी एक्स वाई की वैल्यू मैं यहां से लिख देता हूं सुप्रीमम n बिलोंग्स टू n मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये क्या है, सुप्रीमम n बिलोंग्स टू n मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहां से होगा क्या, यहां से अगर हम सुप्रीमम रिमूव कर दें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये इस बात को कैसे इंप्लाई कर रहा है, सुप्रीमम क्या होती है, सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी होती है। यानी हमने किया क्या होगा, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स वन माइनस वाई वन फाइंड आउट किया होगा, x2 माइनस वाई टू फाइंड आउट किया होगा, x3 माइनस वाई थ्री फाइंड आउट किया होगा, x4 माइनस वाई फोर फाइंड आउट किया होगा। ऐसे ही ढेर सारे xi माइनस वाई ए मैंने फाइंड किया होगा, और फिर उनमें से सबसे बड़ी वाली वैल्यू आ रही है वो होगी सुप्रीमम एक्स एन माइनस वाई एन। तो देखिए सबसे बड़ी वाली वैल्यू जीरो के बराबर आ रही है, तो इससे जैसे सबसे बड़ी वाली वैल्यू अगर जीरो के बराबर आ रही है तो उससे छोटी वाली वैल्यू जो होगी वो या तो जीरो होगा या तो जीरो से छोटा होगा, यानी निगेटिव होगा। तो हमारे पास चॉइस क्या है एक्स एन माइनस वाई एन के पास, कि या तो वो जीरो हो जाए या तो वो लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए। सीधी सीधी बात है, क्योंकि देखिए सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम आती है सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी, तो सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी अगर जीरो के बराबर आ रही है तो सुप्रीमम से छोटी वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, या तो वो जीरो के बराबर आएगी या तो वो जीरो से छोटी आएगी, यानी ओवरऑल लेस देन इक्वल टू जीरो, यही वाला केस आएगा, या तो जीरो के बराबर या तो जीरो से छोटा। लेकिन मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहता है। जैसे मॉडुलस की प्रॉपर्टी ये होती है कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता है। तो देखिए इस कंडीशन और इस कंडीशन में कॉमन कौन सी कंडीशन है, ये है इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन। तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो आएगा और लेस देन जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर ग्रेटर देन जीरो होता
तो ग्रेटर देन 0 होता है तो सुप्रीमम की वैल्यू 0 नहीं आती, और लेस देन 0 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है, तो बराबर 0 होगा तभी ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए मॉड किसी भी चीज़ का मॉड अगर 0 के बराबर है तो वो नंबर जो मॉड के अंदर है वो भी 0 के बराबर होगा। तो यानी इसका मतलब एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, या इसका मतलब दिस इंप्लाइज एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास आया क्या, एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है x1 y1 के बराबर है, x2 y2 के बराबर है, x3 y3 के बराबर है, ऐसे ही xn yn के बराबर है। तो हम देख क्या रहे हैं कि x का पहला टर्म y के पहले टर्म के बराबर, x का दूसरा टर्म y के दूसरे टर्म के बराबर, x का तीसरा टर्म y के तीसरे टर्म के बराबर, ऐसे ही हर एक टर्म बराबर हो जा रहा है। तो हमें पता क्या चल रहा है कि ये जो x है ये y के बराबर होगा, क्योंकि x क्या है, xn है, y क्या है, yn है। xn को हम yn से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे xn इज इक्वल टू yn है, तो यहाँ पे xn को yn से रिप्लेस कर सकते हैं, और yn क्या है, y के बराबर है, तो अल्टीमेटली आ क्या जाएगा, x इज इक्वल टू y के बराबर आ जाएगा। यही हमारा दिखाना था, यही हमें शो करना था। तो देखिए डी एक्स वाई मैंने जीरो मान के चला था और दिखा क्या दिया कि x इज इक्वल टू वाई आ रहा है। अब हम उल्टा चलते हैं, मान लेते हैं x इज इक्वल टू वाई है तो xn बराबर yn होगा हर एक n के लिए, और xn बराबर yn है तो xn माइनस yn इज इक्वल टू 0 होगा हर एक n के लिए। अब अगर हम बोथ साइड मॉडुलस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ xn माइनस yn इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ 0 अगर लेंगे तो वो 0 के बराबर ही आ जाता है। और अगर ये 0 है, देखिए यहाँ पे हर एक n के लिए xn माइनस yn क्या है, 0 है, तो इसमें से जो सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी आएगी वो भी 0 आएगी, क्योंकि हर एक टर्म 0 है, तो चाहे इन्फीमम हो चाहे सुप्रीमम हो वो भी दोनों क्या होगा, 0 ही आएगा। तो अगर ये 0 है तो इसका सुप्रीमम भी 0 होगा, और अगर सुप्रीमम 0 है, ये किसकी डेफिनेशन है, डी एक्स वाई की डेफिनेशन है, तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो नल कंडीशन में हमें दिखाना ये था कि अगर डी एक्स वाई 0 है तो x इज इक्वल टू वाई होगा, और अगर x इज इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई 0 होगा, जो कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन है हमारा सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन हेडिंग डालते हैं, थर्ड सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन, तो सिमेट्रिक कंडीशन में हम क्या दिखाते हैं, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, ये हमें शो करना रहता है। तो हम क्या कर लेते हैं, डी एक्स वाई की डेफिनेशन हम सीधे सीधे लिख लेते हैं। तो डी एक्स वाई की डेफिनेशन क्या है, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये है डेफिनेशन, मैंने सीधे सीधे यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम मॉड ऑफ वाई एन माइनस एक्स एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको ये लिख सकते हैं क्योंकि मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन लें चाहे मॉड ऑफ वाई एन माइनस एक्स एन लें, बात एक ही होगा, क्योंकि मॉडुलस अगर हम यहाँ से -1 कॉमन भी ले लेते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, इसको जो मॉड है माइनस को रिमूव कर देगा। तो मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन या मॉड ऑफ वाई एन माइनस एक्स एन दोनों की वैल्यू बराबर होती है मॉडुलस में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, देखिए डी एक्स वाई इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी डी वाई एक्स के बराबर, डी वाई एक्स के बराबर। क्योंकि देखिए डी एक्स वाई में क्या होता था, एक्स एन पहले आता था तो यहाँ पे एक्स पहले आ रहा है, वाई एन बाद में तो वाई बाद में, इसीलिए यहाँ पे देखिए वाई एन पहले तो वाई पहले, एक्स एन बाद में तो एक्स बाद में। तो ये डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक कंडीशन। तो ये हमारा थर्ड कंडीशन जो है वो सिमेट्रिक कंडीशन, वो भी सेटिस्फाइड है। अब हम फोर्थ कंडीशन देखते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। फोर्थ कंडीशन है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में हम क्या लेंगे, लेट x इज इक्वल टू एक्स एन, वाई इज इक्वल टू वाई एन, जेड इज इक्वल टू जेड एन बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी। हमने क्या किया, एल इन्फिनिटी में 3 सीक्वेंसेस ले लिए, एक्स एन, वाई एन और जेड एन, और ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एल इन्फिनिटी बिलोंग कर रहे हैं यानी बाउंडेड होंगे। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलता है, अब हम क्या लेके चलते हैं, एक्स एन माइनस वाई एन लेके चलते हैं। तो एक्स एन माइनस वाई एन को हम कैसे ले सकते हैं,
दिस इज इक्वल टू xn माइनस zn प्लस zn माइनस yn। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि zn कैंसिल होके वापस xn माइनस yn ही आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ xn माइनस yn इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ xn माइनस zn प्लस zn माइनस yn, क्योंकि अगर इसको हम एक टर्म मान ले, इसको दूसरा टर्म मान ले, तो ये लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस मॉड ऑफ सेकेंड टर्म। तो इसीलिए यहाँ पे मॉड ऑफ xn माइनस zn प्लस मॉड ऑफ zn माइनस yn, साथ ही साथ इक्वल टू किसमें चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू में। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n यहाँ पे, और यहाँ पे भी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब देखिए, अब इस बात को समझिएगा, xn माइनस yn इज लेस देन इक्वल टू, देखिए ये टर्म अपने सुप्रीमम वाले टर्म से हमेशा छोटा होगा, यानी हम यहाँ पे फर्दर प्रोसीड करते हैं लेस देन इक्वल टू, जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें xn माइनस zn इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ xn माइनस zn, ये टर्म हमेशा सेटिस्फाई होगा क्योंकि कोई भी टर्म अपने सुप्रीमम वाले टर्म से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, ये टर्म हमेशा वैलिड होगा। तो अब दूसरा टर्म क्या है, zn माइनस yn इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ zn माइनस yn, ये भी टर्म अपने सुप्रीमम से या तो छोटा होगा तो बराबर होगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये टर्म आ जाएगा, ये पूरा टर्म आ जाएगा। तो ये किससे छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम दिस प्लस सुप्रीमम दिस, इससे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सुप्रीमम xn माइनस zn प्लस सुप्रीमम zn माइनस yn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब देखिए ये एक फिक्स क्वांटिटी है, ये भी एक फिक्स क्वांटिटी है, क्योंकि सुप्रीमम हमेशा यूनिक होता है, ये प्रॉपर्टी होती है सुप्रीमम की। अब देखिए ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, लेकिन ये n पे डिपेंड कर रहा है, ये वेरिएबल है, तो यहाँ हम क्या ले लेते हैं, सुप्रीमम ले लेते हैं, क्योंकि ये हर एक टर्म इन दोनों टर्म से छोटा हो रहा है या तो बराबर हो रहा है, तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला टर्म होगा वो भी इन दोनों से सम से छोटा ही होगा या तो बराबर होगा। तो हम यहाँ पे सुप्रीमम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम xn माइनस yn इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम xn माइनस zn प्लस सुप्रीमम zn माइनस yn। और ये जो हम सुप्रीमम लेते जा रहे हैं, ये किस पे ले रहे हैं, n पे ले रहे हैं, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, अगर हम इसको dxy से कंपेयर करें तो ये वैल्यू हो जाएगी dxy की, यानी ये हो जाएगा dxy इज लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी dxz की, dxz, और ये वैल्यू हो जाएगी dzy की, dzy। तो ये देखिए ये है हमारा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, यानी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाइड है। ओवरऑल मैंने दिखाया क्या, सबसे पहले इस D को मैंने दिखाया कि ये वेल डिफाइंड होगा, फिर इसके बाद चार प्रॉपर्टी कौन कौन सी, नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी, नल प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो D है ये L इन्फिनिटी में मैट्रिक फॉर्म करेगा, और अगर हम L इन्फिनिटी और D को इस तरह से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, L इन्फिनिटी मैट्रिक स्पेस। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, L इन्फिनिटी मैट्रिक स्पेस। होप आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम LP स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, तो आप नेक्स्ट लेक्चर भी मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ नाइस डे।